as we were doing characteristics of equilibrium. So हम उससे आगे डिस्कस करते हैं characteristics of equilibrium. देखो बेटा, characteristics of equilibrium में दो characteristics को मैंने आपको कुछ दिन में समझाया था पूरा डिटेल में। तो उसमें पहली characteristics जो हमने डिटेल में की थी वो क्या थी बेटा, कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। बेटा आई हैव एग्जाम्पलीफाइड दैट कि हाउ इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम के रिएक्शन रुकता नहीं है, मूव ऑन, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाता है। इसलिए हमें देखने में लगता है कि इक्विलिब्रियम रुक गया, रिएक्शन रुक गया, पर रिएक्शन रुकता नहीं, रिएक्शन कीप ऑन मूविंग, बस रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो जाती है, बराबर हो जाती है, इसलिए हमें लगता है कि रिएक्शन रुक गया है। दूसरी बात, डायनामिसिटी से ये भी समझाता है कि इक्विलिब्रियम कैन शिफ्ट इटसेल्फ, है ना, एंड इट कैन रीगेन इटसेल्फ व्हेन इट कम्स टू मूव। ठीक। दूसरा बेटे मैंने आपको इसमें समझाया था कि एट इक्विलिब्रियम every measurable property becomes constant, isn't it? अगली बात आपको मैंने बताई थी कि इक्विलिब्रियम पे कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, any measurable property becomes constant at equilibrium, got it or not? ठीक, अब इससे आगे चलते, इसको मैंने डिटेल में आपको करवाया, 2-3 ग्राफ बना के सिखाए थे आपको कि कहाँ पे कैसे देखा जाता है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अब थर्ड बात देखते हैं बेटा। देखो बेटा, हमने बोला इक्विलिब्रियम पे हर मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है, प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाता है, एंड एवरीथिंग बिकम्स कांस्टेंट विद मेजरेबल। तो ऐसे केस में एट इक्विलिब्रियम any concentration related expression becomes constant. Expression becomes constant, isn't it? कि concentration से related कोई भी expression होगा उसकी constant value हो जाएगी, क्योंकि जब concentration ही constant हो गई तो concentration related जो भी expression होगा उसकी value क्या हो जाएगी, constant. May it be product of concentration, may it be division of concentration, may it be addition of concentration, may it be subtraction of concentration, कोई भी concentration related expression जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम। गॉट इट और नॉट? हाँ जी। अगली बात, चौथी बात, देखो बेटा, इक्विलिब्रियम कैन बी डिटेक्टेड बाय मोस्ट इजीली सीन प्रॉपर्टी। ठीक, इक्विलिब्रियम कैन बी डिटेक्टेड, इक्विलिब्रियम कैन बी डिटेक्टेड by most easily distinguishable property. Distinguishable property, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो सबसे आसानी से देखी जा सके, हम उससे देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आया है नहीं। जैसे बेटा कलर चेंज, मान लो कलर चेंज होना रुक जाए तो इक्विलिब्रियम आ गया, कलर चेंज नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम आ गया। प्रेशर जो कि बहुत आसानी से मेजर किया जा सकता है, ठीक, जैसे मान लो मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ, सी एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट मैंने ले लिया, यहां पर मैंने एक वेसल लिया और वेसल के साथ ऐसे यू शेप ट्यूब लगा दी जिसको मैनोमीटर बोलते हैं। ठीक, इस मैनोमीटर के अंदर बेटा यहां पर मरकरी हुआ करता है। ठीक, दोनों साइड मरकरी का जो लेवल रहता है वो बराबर होता है। अब मान लो इस वेसल के अंदर आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, यू टुक कैल्शियम कार्बोनेट
in this vessel, and this calcium carbonate breaks up into calcium oxide plus carbon dioxide. ठीक, as calcium carbonate is solid, calcium oxide is solid, but carbon dioxide is gas. जब ये गैस बनेगी तो ये गैस यहाँ प्रेशर लगाएगी, यहाँ प्रेशर लगाएगी, तो ये वाला मरकरी नीचे आता जाएगा और इस साइड वाला मरकरी ऊपर राइज करता रहेगा कि नहीं। अब एक टाइम पर आकर के इसका जो आपका इंक्रीज है वो रुक जाएगा। ठीक, उस समय फर्दर इसमें चेंज नहीं हो रहा होगा। जब ये लेवल रुक गया अपनी जगह पे, उससे फर्दर चेंज नहीं हुआ, तो ये जो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द टू लिम्स आया, that will give us the pressure of gas, that will give us the pressure of gas. समझ में आएगा? No, vapor pressure is not for gas. ठीक, this pressure of gas. तो जब गैस का प्रेशर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, जब ये मरकरी का लेवल ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है उतनी ही वो यूज हो रही है, तभी तो उसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। एंड दिस इज वेरी इजीली मेजरेबल हियर। तो अगर ऐसा हो जाता है कि अब ये प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम आ गया। कोई कलर चेंज देख रहे हैं, जैसे बेटा देखो, अगर मान लो हम ऐसे बात कर लें कि हमारे पास एक होता है NO2, बेटा NO2 एक ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है, और ये 100 डिग्री पे होती है बेटा, इस पे होती है 100 डिग्री पे। अब बेटे मैंने इसको क्या किया, मैंने ये ले लिया और इसको 0 डिग्री की तरफ ले जाने लगा, यानी टेम्परेचर कम करने लगा। जब टेम्परेचर कम करने लगा ये N2O4 बन जाता है, और N2O4 जो होता है वो कलरलेस हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, कलरलेस, और ये 0 डिग्री पे पाया जाता है। मान लो आपने 0 डिग्री पे टेम्परेचर नहीं लाया, आपने 25 डिग्री पे टेम्परेचर ला करके छोड़ दिया, 25 पे टेम्परेचर ला के छोड़ दिया, तो क्या होगा, सम ऑफ दिस मस्ट हैव बीन चेंज्ड इनटू दिस। ठीक, तो हमारे पास इस रिएक्शन में एक समय पर जाके इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा, शुरुआत में ब्राउन से कैसा होता रहेगा, कलरलेस, यानी कलर का चेंज दिखता रहेगा। एक टाइम पर आके कलर का चेंज रुक जाएगा, फर्दर देयर इज नो चेंज इन कलर। हमें समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम अचीव। तो कहने का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम कैन बी डिटेक्टेड बाय मोस्ट इजीली सीन प्रॉपर्टी, मोस्ट इजीली डिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टीज हम इक्विलिब्रियम देख सकते हैं बहुत इजीली। बोलो समझ में आया? नाउ अगली बात, इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय स्मॉल चेंजेस इन स्टेट वेरिएबल्स। Equilibrium can be disturbed by small changes in state variables. अगर हमने स्टेट वेरिएबल्स में कुछ छोटे छोटे चेंज भी किए, मान लो टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज कर दिया, मान लो प्रेशर थोड़ा सा चेंज कर दिया, मान लो वॉल्यूम थोड़ा चेंज कर दिया, अगर आपने इक्विलिब्रियम पे किसी भी तरह का थोड़ा भी चेंज किया है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आया? तो मैंने तुम्हें बता देंगे, रस्सी पे चलने वाली लड़की है ना भाई, अब रस्सी पे चलने वाली लड़की बीच में आके खड़ी, इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है जी। अब आपने जरा सा यूं किया, इक्विलिब्रियम है ना भाई, तो थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज कर दो, थोड़ा सा भी वॉल्यूम चेंज कर दो, थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज कर दो, कोई भी स्टेट वेरिएबल चेंज कर दो, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। So equilibrium can be disturbed by small changes in pressure, temperature, which are state variables, or you can say variables. Clear हो गया बेटा? कोई दिक्कत? Now छठी बात हमारे पास है, equilibrium can be achieved from either direction. Equilibrium can be achieved by either direction. मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो A is giving me B and B is giving me A, उसमें इक्विलिब्रियम है, तो हो सकता है अगर मैं A से शुरू करूं तब भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, हो सकता है मैं वेसल में B ले लूं तब भी इक्विलिब्रियम आ सकता है।
ये थोड़ी कि अगर मैं ए से ही शुरू करूंगा तभी इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जर्नी है, वो जर्नी है शिमला की जलंधर, और मान लेते हैं चंडीगढ़ उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। एक बात काल के सुन लेना, इक्विलिब्रियम पॉइंट का कभी भी ये मतलब नहीं होता बिल्कुल बीच में, बिल्कुल नहीं। इक्विलिब्रियम कहीं पे भी हो सकता है यार। इट कैन बी नियर द रिएक्टेंट्स, इट कैन बी नियर द प्रोडक्ट्स, इट कैन बी इन बिटवीन द रिएक्शन। ठीक है जी, ये जरूरी नहीं, उसका कोई पॉइंट ऐसा फिक्स नहीं है कि बिल्कुल बीच बीच वाले पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ऐसा नहीं। तो जैसे मैं ये रॉ एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ा शिमला से जलंधर एक जर्नी और चंडीगढ़ का, हमने मान लिया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, आप सोचो कि चंडीगढ़ मिडिल में आता है, समझ इक्विलिब्रियम मिडिल में आता होगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे बोल दिया कि चंडीगढ़ उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब चंडीगढ़ आने के लिए क्या हमें हमेशा शिमला से चलना पड़ेगा? क्या हम जलंधर से चंडीगढ़ नहीं पहुंच सकते भाई, है ना? तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड बाय ईदर डायरेक्शन। हम शुरुआत में प्रोडक्ट डाल लें, शुरुआत में रिएक्टेंट डाल दें, शुरुआत में हम ए डालें तब भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा, शुरुआत में बी डाल दें तब भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड बाय ईदर डायरेक्शन, बाय रिएक्टेंट साइड और बाय प्रोडक्ट साइड। बोलो क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट 7th पॉइंट देखो बेटा, 7th पॉइंट है catalyst does not affect equilibrium point. Very, very, very important. Catalyst does not affect. Catalyst does not affect equilibrium point. Equilibrium point. जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आना है बेटा, इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे आना, क्या कैटलिस्ट यूज करो क्या नहीं करो। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज अ कैटलिस्ट? यस, आई एम सॉरी बेटा। हाँ जी, रिएक्शन हाँ जी, बोलो बोलो सर। रिएक्शन को फास्ट और स्लो कर। हाँ, catalyst is a substance which can alter the rate of reaction. It can increase the rate of reaction. It can decrease the rate of reaction. जो रेट को इंक्रीज करता है उसको पॉजिटिव कैटालिसिस बोलते हैं, जो रेट को डिक्रीज करता है उसको नेगेटिव कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक, बट मैंने कहा कि कैटलिस्ट डालने से आपका रेट फास्ट या स्लो हो सकता है, इक्विलिब्रियम देर से आ सकता है, जल्दी आ सकता है, पर अपने पॉइंट से शिफ्ट नहीं हो सकता। जिन कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आना है उन्हीं कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आएगा, उससे पहले या बाद में नहीं। इसे उसी जर्नी की बात करते शिमला के जर्नी। ठीक, अब मैंने इक्विलिब्रियम तक आना है। अब शिमला से एक आदमी इक्विलिब्रियम चंडीगढ़ तक आने की कोशिश कर रहा है और वो पैदल चल रहा है, पैदल चल पड़ा शिमला से जलंधर, शिमला से चंडीगढ़, तो 2 दिन में पहुंच जाएगा भाई। एक आदमी थोड़ा समझदार है, उसने बैलगाड़ी ले ली, वो बैलगाड़ी से आ गया तो वो 1 दिन में पहुंच जाएगा। थोड़ा ज्यादा समझदार था, बस में बैठ गया भाई, ठीक, वो 4 घंटे में पहुंच जाएगा। जिसके पास अपनी गाड़ी होगी वो 2.5 घंटे में पहुंच जाएगा। कोई हेलीकॉप्टर से आ गया आधे घंटे में पहुंच जाएगा। पर क्या किसी भी केस में, चाहे मैंने बस में आया, चाहे मैं अपनी गाड़ी में आया, एरोप्लेन में आया, किसी में भी, क्या चंडीगढ़ शिमला के पास चला गया? क्या ऐसा हुआ कि जो पैदल चला था उसके लिए शिमला से चंडीगढ़ दूर था, और जो गाड़ी में आया उससे शिमला से चंडीगढ़ पास हो गया, हालांकि वहां तक पहुंचे जल्दी, है ना? तो कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जल्दी पहुंचा सकता है, देर से पहुंचा सकता है, पर उसको शिफ्ट नहीं कर सकता। जिन कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आना है उन्हीं कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आना, उससे पहले या उसके बाद नहीं आना। गॉट इट? तो कैटलिस्ट रेट को फास्ट कर सकता है, रेट को स्लो कर सकता है, बट इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जिन कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आना है उन्हीं कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आना, उससे आगे पीछे इक्विलिब्रियम नहीं आना। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? समझ में आया? अगली बात at equilibrium delta G of the reaction is always 0. हमने पढ़ा है ना बेटा? Yes. At equilibrium delta G of reaction is always 0. ठीक, mind you, here I wrote delta G, not delta G degree. Delta G degree may or may not be 0. डेल्टा जी डिग्री यानी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, बट फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दैट रिएक्शन वो 0 रहेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड फ्री एनर्जी।
ठीक है, फ्री एनर्जी तो एट अ टाइम हम निकाल रहे हैं जिस समय हम इसको देखें। स्टैंडर्ड जो होता है स्पेसिफिक कंडीशन में होता है, दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि इक्विलिब्रियम जो होता है ना बेटा, ठीक, उसमें डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा 0 होती है। डेल्टा जी डिग्री में और मे नॉट बी 0, ठीक, कहाँ 0 होगा कहाँ नहीं होगा वो आगे डिस्कस कर लेंगे अपन, अभी उसमें नहीं पढ़ना था कहाँ 0 होगा कि कहाँ नहीं होगा, उसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, वो आगे आ जाएगा। बट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो 0 होगा, क्योंकि 8 बेसिक हमारे पास रूल्स हैं या बोलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। पहली बात, इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर होता है। इक्विलिब्रियम में हर कंसंट्रेशन जो भी मतलब यू कैन से हर मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है, इसलिए कोई भी कंसंट्रेशन रिलेटेड एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, इक्विलिब्रियम किसी भी वेरिएबल में चेंज लाने से शिफ्ट हो सकता है। ठीक, इक्विलिब्रियम में हम थोड़े बहुत चेंज करके शिफ्ट हो सकते करवा सकते हैं। इक्विलिब्रियम को जज कर सकते हैं बाय मोस्ट इजीली डिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टी, सबसे आसानी से देखी जाने वाली प्रॉपर्टी से उसको जज कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम जो होता है बेटा, कैटलिस्ट उसके ऊपर कोई फर्क नहीं डालता इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, एंड डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज 0। माइंड इट, डेल्टा जी डिग्री मे नॉट बी 0। तो एक कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई इक्विलिब्रियम, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ऑलरेडी आपको बता दूं ना। अब चलो थोड़ा आगे, आज जो पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक, ये बेटा स्कूल में भी आएगी और कंपटीशन में तो आते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले जो कंसेप्ट आपको करवाने जा रहा हूं बेटा, ठीक, वो है एक्टिव मास। एक्टिव मास, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मास? अगर आप बेटे किसी से पूछोगे एक्टिव मास क्या होता है ना, तो लड्डू लोग बोलेंगे ये एक्टिव मास इज मोलर कंसेंट्रेशन। क्या बोल देंगे? एक्टिव मास इज मोलर कंसेंट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मोलर कंसेंट्रेशन? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। क्या बोल देंगे? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ठीक, एक लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल है उसको एक्टिव मास बोलते हैं एक्चुअली गलत, ये लड्डू लोग ही बोलते हैं और 90% लड्डू ही होते हैं। ठीक, आप अपने दोस्तों से पूछोगे ना एक्टिव मास, तो बेटा वो पक्का यही बोलेंगे कि मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मास बोलते हैं, गलत बात है। ठीक, क्योंकि उनको एक्टिव मास का एक्चुअली पता ही नहीं। अब एक्टिव मास होता क्या है समझो जरा बेटा। मान लो आपने गुड़ लिया, ओके, सिंपल एग्जांपल, गुड़ को मुंह में डाला, उसका टेस्ट आना शुरू हुआ, वो क्या सारे गुड़ का टेस्ट नहीं है या उसके सरफेस का टेस्ट नहीं? उसके सरफेस का धीरे 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 हमें सारा गुड़ मुंह में घुलेगा, उसका सारे का टेस्ट आएगा, बट एट टाइम क्या सारे गुड़ का इकट्ठा टेस्ट आ जाएगा? ऐसे ही बेटा अगर हम किसी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट को डालते हैं और वो रिएक्ट करता है तो सारा का सारा रिएक्टेंट एट टाइम रिएक्ट कर जाता है क्या? शुरुआत में तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाले मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे वो खत्म होंगे, फिर अंदर वाले ऐसे करके रिएक्शन होता रहेगा। तो एक्टिव मास क्या होता है कि एक्चुअल मास विच इज रिएक्टिंग। स्कूल में तो आपने मोलर कंसंट्रेशन लिखना है, स्कूल में क्या लिखना है? मोलर कंसंट्रेशन, है ना। बट अदरवाइज एक्टिव मास का एक्चुअल मतलब हो गया एक्चुअल मास रिएक्टिंग इन अ रिएक्शन, एक्चुअल मास रिएक्टिंग इन अ रिएक्शन, in reacting in a reaction at a particular time, at a particular time। देखो बच्चे एक बात समझ लो, मान लो मैंने कोई 2 मोलर चीज ली जिसकी मोलरिटी 2 थी, तो क्या एक बात बताओ वो 2 की 2 मोलर रिएक्ट कर जाएगी? अगर वो 2 की 2 मोलर रिएक्ट कर गई तब तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है। एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे तो उसमें कुछ यूज होगा, कुछ यूज नहीं होगा, है ना। और हम अगर मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं पूरा ही पुट कर देंगे यार, इजंट इट, है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल रिएक्शन में सारा यूज होना है। लेकिन हम तो शुरुआत में हम तो देख रहे हैं एक्टिव मास का मतलब क्या है। एक्टिव मास का मतलब है कि एक्चुअल मास व्हिच इज रिएक्टिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब ये कैसे, इसका एक रॉ एग्जांपल देता हूं, बड़े प्यार से समझना, है ना, बड़े ध्यान से समझना। मेरे पास मान लो इससे मार्कर, ओके, से ये मार्कर है और मेरा रिएक्शन है इससे मेरे को बोर्ड पे लिखना है, मेरा रिएक्शन है इससे मेरे को बोर्ड पे लिखना है, और मेरा रिएक्शन है कि हमें रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंक निकालनी है। क्या निकालनी है?
रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंक, कितनी इंक कंज्यूम हो रही है कितने टाइम पे, कितनी इंक कंज्यूम हो रही है कितने समय में, है ना बेटा। अब ये जो रेट ऑफ कंजम्पशन है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगी। नंबर वन, इसके अंदर कितनी इंक की कंसंट्रेशन, अगर इंक की कंसंट्रेशन इसके अंदर ज्यादा हुई तो बेटा ज्यादा इंक बाहर आएगी। हम मार्कर से लिखते हैं, पहले बहुत डार्क चलता है, फिर डार्कनेस कम हो जाती है नहीं, ये क्या है, पहले इंक ज्यादा बाहर आई, अगर कंसंट्रेशन कम हुई तो इंक कम बाहर आएगी। तो यानी जो आपका रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंक है वो इसके अंदर कितनी इंक है उसके ऊपर डिपेंड किया कि नहीं किया, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड। दूसरी बात ये डिपेंड करेगा इसकी टिप पर। अगर मान लो इसकी टिप ना होकर टिप्पा होता बड़ा सा, तो बहुत सारी इंक इकट्ठी बाहर आती एट अ टाइम, है ना, लिखम हो ही रहे, लेकिन बहुत सारी इंक इकट्ठी बाहर आती, रेट ऑफ कंजम्पशन क्या हो जाती ज्यादा। मान लो टिप कितनी होती शुरू, समझे मेरी बात। तो छोटी सी टिप्पी का मतलब क्या है, बहुत स्मॉल सी, तो उसका मतलब उससे बहुत थोड़ी इंक आएगी, अंदर कंसंट्रेशन जितनी मर्जी हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कंसंट्रेशन थोक में भर दी अंदर, पर आगे टिप्पी है, बोलो भैया ज्यादा इंक बाहर आएगी नहीं ना, और कंसंट्रेशन कम है लेकिन आगे टिप्पा है, बहुत सारी इंक बाहर आएगी। यानी कहने का मतलब इंक की कंजम्पशन इन दो चीजों पर डिपेंड करेगी, किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ इंक इन द मार्कर एंड द टिप बाय व्हिच इंक इज कमिंग आउट, इजंट इट। फ्रिक्शन को 2 मिनट में छोड़ देते हैं। तो ये जो टिप है जितना इसका डायमीटर उतना ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, यानी इसका टिप जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और एट अ टाइम इससे कितनी इंक बाहर आ रही है क्या बता पाएंगे, वो तो कंटिन्यूसली बाहर आ रही है ना भाई, क्या हम बता पाएंगे एट टाइम एक सेकंड में इसमें कितनी बार आ रही है, तो हम नहीं बता सकते यार। बट ये श्योर है कि जितनी वो आ रही है सारे रिएक्शन में उतनी ही बार आ रही है, जितनी एक इंस्टेंट में बाहर आ रही है सारे रिएक्शन में उतने इंस्टेंट में उतनी इंक बाहर आएगी, यानी दिस इज कांस्टेंट। सो मेजरली द रेट ऑफ कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन इनसाइड मार्कर, जितनी इंक ज्यादा थी ये तो कांस्टेंट, समझ रहे हो मेरी बात। उसी तरह से रिएक्शन में जब हम रिएक्टेंट डालते हैं तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक। तो जो एक्टिव मास होता है ना बेटा, एक्टिव मास इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, एक्टिव मास इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन, एक्टिविटी, एक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन, एक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन, दो चीजों पर डिपेंड किया। जैसे टिप जो हो गया उसका डायमीटर क्या हो गया, एक्टिविटी, और इंक की जो अंदर कंसंट्रेशन थी वो क्या हो गई, समझ रहे हो मेरी बात। ये जो एक्टिविटी है एक्चुअली इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल तक रिएक्ट कर गए बता पाओगे क्या, है क्या गिन पाओगे कितने मॉलिक्यूल एक सेकंड में, नहीं कर पाएंगे ना भाई। हम तो एक लार्ज डिस्टेंस पे देखें हाँ इतना यूज हो गया, यही कर पाएंगे ना भाई। तो एक्टिविटी हम एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर पाते, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो जो एक्टिव मास होता है उसको मैं लिखता हूं, अगर एक्टिविटी की वैल्यू मैं अल्फा ले लेता, क्या ले लेता हूं अल्फा, और कंसंट्रेशन में मोलैरिटी में ले लेता हूं, तो एक्टिव मास हो गया अल्फा इंटू मोलैरिटी। मान लो जी मेरे को मोलैरिटी पसंद नहीं, मेरे को मोलैरिटी लेनी है, मैंने एक्टिविटी लिख दी बीटा इंटू मोलैरिटी, ये तो एक्टिव मास हुआ। अगर मान लो मैंने यहां पे लिख दिया गामा इंटू नॉर्मेलिटी, भैया ये तो एक्टिव मास हुआ, है ना। यहां मैंने लिख दिया डेल्टा इंटू मोल फ्रैक्शन, ये तो एक्टिव मास हुआ। यानी कोई भी एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम, यानी इन इंस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम into its concentration. Concentration can be written in molarity, can be written in molarity, can be written in normality, can be written in mole fraction, can be written in gram per liter, whatsoever. फिर एक बात बताओ, इसमें सबसे इजी निकालने वाली कंसेंट्रेशन कौन सी होगी, मोलैरिटी।
तो हम प्रेफर करते हैं कि हम मोलैरिटी को ले लें, हम प्रेफर करते हैं हम किसको ले लें, मोलैरिटी को। इसलिए जब हम एक्टिव मास लिखा करते हैं ना बच्चों, तो हम ये लिख देते हैं कि एक्टिव मास जो है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी इनटू मोलैरिटी, क्योंकि एक्टिविटी कांस्टेंट है और उसको हम निकाल नहीं सकते। तो क्या हम प्योर एक्टिव मास निकाल सकते हैं? हम नहीं निकाल सकते। पर एक बात क्लियर है, जितना चेंज यहां होगा उतना ही तो चेंज यहां होगा, क्योंकि एक्टिविटी तो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या, हम ये लिख सकते हैं कि एक्टिव मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, है ना। तो हम एक्टिव मास नहीं निकाल सकते, तो हम उसकी जगह क्या निकाल लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। उसका चेंज देख लेते हैं, एक्टिव मास का चेंज उसके प्रोपोर्शनल है, वही चेंज होगा। अगर ये हाफ हो गया तो एक्टिव मास भी क्या हो जाएगा, हाफ। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है बेटा, मेरी बात समझे। तो एक्टिव मास इज एक्चुअली नॉट मोलर कंसंट्रेशन, इट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, क्योंकि हम एक्टिविटी नहीं निकालते। तो लोगों को इतना नहीं मालूम है, लोग सिर्फ क्या जानते हैं, वो बोलते हैं जी बस मोलैरिटी इज एक्टिव मास। नहीं बेटा, एक्टिव मास इज प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, एक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। और सबसे आसानी से देखी जाने वाली कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी। तो एक्टिव मास इज इक्वल टू एक्टिविटी इनटू मोलैरिटी। बिकॉज एक्टिविटी इज अ कांस्टेंट एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इजीली, देयरफॉर वी डू नॉट कैलकुलेट एक्टिविटी, वी टेक एक्टिव मास प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। और इसलिए हम बोल देते हैं कि एक्टिव मास की जगह हम जगह जगह क्या भर देते हैं, जहां एक्टिव मास भरना होता है वहां मोलैरिटी भर देते हैं, क्योंकि वही चीज ये शो करेगा। अब बेटा पेपर में आ गया जी क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्या आया, बोला कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ HI। ठीक है जी, बोला कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ HI। क्योंकि बोला मजबूरियों के नीचे दबे हुए हम लोग, है ना। एक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो अपन मोलर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करें, यानी हम यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ मोल पर लीटर। क्या निकालेंगे, तो हम यहाँ पे एक्टिव मास ऐसे निकाल देते हैं, अगर पेपर में कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल पर लीटर। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर आया, गिवन वेट बाय मोलर वेट इनटू वॉल्यूम। बेटा क्या गिवन वेट दे रखा है, कितना दे रखा है, 64। मोलर वेट, HI का मोलर वेट निकाल सकते हैं अपन लोग 128। क्या वॉल्यूम दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो हम पर लीटर निकालेंगे तो 1 लीटर लेके चलेंगे, तो इनटू 1 कर दिया। मान लो यहाँ वॉल्यूम दी होती, बोलते 2 लीटर, तो हम वॉल्यूम भर देते भी 2 लीटर। अगर मिलीलीटर में दी होती, लीटर में कन्वर्ट करके भर देते। अगर वॉल्यूम दी होती तो भर देते, नहीं तो हमें पता है पर लीटर देखनी है, 1 लीटर लेके चलेंगे भाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको जो कि एक्चुअली मोलर कंसंट्रेशन है, उसको हमने बोला कि इसको प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, you take it as active mass because activity cannot be calculated. बोलो क्लियर और नॉट। जबकि अपने दोस्तों ने पूछना एक्टिव मास ना, उन्होंने बोला मोलर कंसंट्रेशन जो बोलोगे कर देंगे। ठीक, तो बेसिकली क्या है कि एक्टिव मास वाज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बिकॉज एक्टिविटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इजीली, so we take the change in concentration as change in active mass and therefore we use molar concentration instead of एक्टिव मास। बोलो क्लियर। हाँ जी बेटा, वो तो बेटा एक पर्टिकुलर काम, जब हम इस चीज को देखते हैं तो हम एक चीज तो कांस्टेंट रखेंगे, जिस स्पीड से तो पहले लिख रही हुई उसी स्पीड से बाद में लिखेंगे ना। जब कंसंट्रेशन जारी है तो स्पीड तो तेरी लिखने की वही है ना। जब कंसंट्रेशन कम होगी, ऐसा तो नहीं हुआ कंसंट्रेशन कम हुई तो तेरी स्पीड कम होगी, तो वो तो हम कांस्टेंट लेके चलेंगे ना यार, व्हाट इट और नॉट। हम तो सिर्फ जो यूज होने वाला मटेरियल उसकी बात कर रहे हैं, ठीक, कहां से वो निकल रही है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर, ओके। तो एक्टिव मास हो गया। नो एक्टिव मास, हाँ जी बेटा, इसका यूनिट क्या होगा, एक्टिव मास का मोलर कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होता है, मोल पर लीटर। हाँ बस, ठीक। तो अब हमारे पास आ जाता है बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन,
ठीक, अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन? देखो बेटे, हमने मान लिया कि एक रिएक्शन है A मोल्स ऑफ A reacting with B moles of B giving us products. लॉ ऑफ मास एक्शन का इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं, ये रेट के बारे में बताता है, इसके बारे में बताता है रेट के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा हमने बोला कि एक A मोल्स ऑफ A था जो B मोल ऑफ B से रिएक्ट किया और उसने क्या बना दिया, प्रोडक्ट। अगर मैं इस रिएक्शन का रेट देखना चाहता हूं, if I want to see the rate of this reaction, so rate is proportional to the product of active masses of reactants with each concentration term raised to power of their stoichiometric coefficients. क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन? कहता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन is product of, rate of reaction is product of active masses of reactants with each concentration term raised to power of their stoichiometric coefficients. मतलब अगर किसी रिएक्शन का रेट निकालना चाहते हो तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, यानी एक्टिव मास, और एक्टिव मास की जगह क्या भरते हैं हम, मोलर कंसंट्रेशन। बेटे जहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगी हो ना, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन होती है। जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगी हो ना, उसका मतलब ही क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन। आज के बाद अगर ऐसा लिख दिया तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। समझ में आई बात? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज को क्या बोलेंगे, मोलर कंसंट्रेशन। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक, ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट मोलर कंसंट्रेशन करती है। एनी डाउट्स? एनीहाउ, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, तो लिखा गया rate of reaction is proportional to product of active masses of reactant। हमने सिर्फ रिएक्टेंट लिए, प्रोडक्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या लिए, रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of reactant with each concentration term raised to power of their stoichiometric coefficient। What do you mean by stoichiometric coefficients? ये जो हमने आगे लिए नंबर ऑफ मोल्स एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो देते हैं उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोला जाता है। समझ में आई? एक बात जो मैं पीछे एक्टिव मास में बताना भूल गया आपको, ठीक, वो भी थोड़ा सा इसमें नोट कर लो, वो थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। हमने एक्टिव मास तो पढ़ा था, एक बात हमने और समझनी है यहाँ पे, एक्टिव मास की आगे यूज होगा ना, लॉ ऑफ मास एक्शन में यूज होगा। क्या है कि एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स is always taken as one। एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को हमेशा वन लेके चलते। समझ में आई? क्लियर? अब ये क्वेश्चन आ गया भाई, बोला कि ऐसा क्यों है कि एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को वन लेके चलते। ये भी अपने दोस्त से पूछ लेंगे, ठीक है ना। उनको क्या पढ़ाया जाता है वो समझना। उनको पढ़ाया जाता है कि जो प्योर सॉलिड होते हैं ना या प्योर लिक्विड होते हैं, उनका जितना वेट कंज्यूम होता है उतनी उनकी वॉल्यूम कंज्यूम होती है। क्या बोल देते हैं? जितना वेट कंज्यूम होता है उतनी उनकी वॉल्यूम कंज्यूम होती है, इसलिए उनकी डेंसिटी सेम रह जाती है। डेंसिटी सेम रहेगी
तो उनकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी, इसलिए उनकी कंसंट्रेशन के चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए हम एक्टिव मास प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का 1 ले लेते हैं। दोबारा सुनना मेरी बात को, क्योंकि बेटा गलत चीज को तब गलत समझ आएगा ना अगर पहले समझ आए। पहले हमें यही ना पता हो कि स्टेटमेंट बोली क्या, तो उसकी गलती क्या निकालेंगे अपनी। ठीक, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए। बोला प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड होता है, उसका जितना वेट कंज्यूम होता है उतनी उसकी वॉल्यूम कंज्यूम हो जाती है, इसलिए उसकी डेंसिटी फ्लो का रिएक्शन क्या रहती है, सेम। आप वैसे भी सोच लो, अगर आपने एक सॉलिड डाला, रिएक्ट होके क्या उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी यार, या रिएक्शन में उसकी डेंसिटी चेंज होती जाएगी? उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी भाई। कोई भी सॉलिड या लिक्विड अगर डालोगे तो उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, सारी रिएक्शन में सेम रहेगी। ठीक, यानी जितना मास कंज्यूम हुआ उतना ही वॉल्यूम कंज्यूम हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जब रिएक्ट करते हैं उनकी डेंसिटी थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहती है, और डेंसिटी थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहने का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहा मतलब कंसंट्रेशन सेम रही। अगर कंसंट्रेशन सेम रही तो कंसंट्रेशन का चेंज नहीं हुआ। अगर कंसंट्रेशन का चेंज नहीं हुआ तो हमने मोलर कंसंट्रेशन क्या भर दी, 1। ऐसे लोगों को अब मैं उनसे पूछता हूं यार मेरे को एक बात बताओ, मैं आपकी सारी बात मान गया, मैं मान गया कि जी किसी सॉलिड किसी लिक्विड का डेंसिटी थ्रू आउट द रिएक्शन सेम है, ठीक, इसलिए उसकी मोलैरिटी थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहती है, मान लेंगे, और इसलिए उसकी कंसंट्रेशन चेंज थ्रू आउट द रिएक्शन नहीं होती है, ये भी मान लिया। ठीक, पर ये क्यों मानो कि उसको वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जो भी है वही पुट करें, 1 क्यों नहीं है? क्वेश्चन समझे मेरा? नहीं समझे? मैं समझ, ये लॉ ऑफ मास सेक्शन पे मैं आऊंगा। ठीक, जरा अश्विनी से मिटा देते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अश्विनी से खत्म। देखो भाई एक रिएक्शन था, इधर इधर सारे बच्चे ध्यान देना, पेन छोड़ दो यार, समझने वाला काम है ना ये। इक्विलिब्रियम इज थॉरली अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। इक्विलिब्रियम में जो नहीं है वही देखना है हमने, क्योंकि दुनिया में कोई प्योर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं। सो दिस इज एक्चुअली assumption, बट ये एग्जिस्ट तो करता है, इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम बड़े सारे रिएक्शन होता है, इसलिए हमने वो देखना जो एक्चुअली नहीं। ठीक, इसलिए थोड़ा समझ की जरूरत है इसमें, ठीक है जी। जैसे कई बार मैं देखता हूँ ना फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि जब आप आगे चल रहे होते हो, आप जो फोर्स लगाते हो, हमारे को नीचे सड़क भी ऐसी जोर लगाती है उल्टी, तब हम आगे चलते हैं, फिर हमें दिखती है कोई फोर्स लगती हुई उल्टी, या हमें लगता है चलते होते तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, दिख रहा है मेरा पैर पीछे जा रहा है, फिर वो क्या फोर्स लगा रहा है वो आगे की तरफ नहीं दिखती ना। तो यू हैव टू सी व्हाट इज देयर, व्हाट इज नॉट देयर, बट इट इज देयर। ऐसे इक्विलिब्रियम की बात है कि हमें वो चीज देखनी है जो एक्चुअली में हम अपने आंखों के आगे नहीं देख पा रहे, पर ग्रेजुअली इसको हम अपने आंखों के आगे लेके आएंगे, समझ करके इसको डेली लाइफ में लेके आऊंगा। अरे इतने मस्त एग्जाम्पल दूंगा तो खुद खुश हो जाएंगे, यार पहली बार कुछ सीखा तो ठीक। पर चलिए फिलहाल के थोड़ा थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। मैंने माना कि मेरे पास एक ए था, बेटा पेन छोड़ के सिर्फ समझना, ये लिखने की जरूरत नहीं। ए था, मैंने इसमें डाला वाटर, ओके जी, ये रिएक्शन हो गया, बी बन गया, कोई भी है ना, कोई भी बी बन गया। मैंने शुरुआत में 500 ग्राम पानी लिया था, कितना लिया था, 500 ग्राम वाटर लिया था। तो इनिशियली इसकी मोलैरिटी दैट इज नंबर ऑफ मोल्स dissolved by molar mass, number of moles और वॉल्यूम किसमें, लीटर में, अपन 1 लीटर लेके चलते हैं ना। और जो आपके पास नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, गिवन वेट बाय मोलर वेट इनटू वॉल्यूम। क्या हमारे को वॉल्यूम दिया है यहां पर, हमें तो सिंपली बोला जी 500 ग्राम वाटर था, ठीक। तो हमें पता था कि वॉल्यूम जो होता है, या आप बोलो डेंसिटी जो होती है, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसके बराबर आएगी, वेट अपॉन
डेंसिटी है ना, मतलब मास अपॉन डेंसिटी। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, मास अपॉन डेंसिटी, वेट अपॉन डेंसिटी। तो वाटर की जो कंसंट्रेशन आई वो आई वेट डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, मोलर मास इनटू यहां पे क्या आ गया, गिवन वेट, ऊपर क्या आ गई, डेंसिटी। अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं होती है, मिलीलीटर में होती है, तो इनटू क्या कर दिया जाता है ना जी, क्योंकि हम ग्राम में चल रहे हैं ना, केजी में थोड़ी चल रहे हैं। समझ में आई बात? तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो कैंसिल ही हो गया। तो जो वाटर की हमारे पास मोलैरिटी आ गई वो आ गई 1000, डेंसिटी प्योर वाटर की 1, मोलर मास 18, 55.5। निकालनी सिखाई थी आपको मैंने, क्वेश्चन गलत है पर निकालनी सिखाई थी आपको मैंने मोलैरिटी। तो प्योर वाटर की मोलैरिटी इतनी थी, है ना जी। अब ये 500 में से मान लो 300 कंज्यूम हो गया, ठीक, आफ्टर सम टाइम ये सिर्फ 200 रह गए, ये सिर्फ 200 ग्राम रह गए। अब इसकी मोलैरिटी निकालो, अब 200 ग्राम की मोलैरिटी निकालो, क्या आ जाएगा, वेट से वेट तो क्या हो जाएगा कैंसिल, वो चाहे 200 होता, 500 होता, 5000 होता, हमारे पास तब भी क्या रहना था 1000 बाय 18, 55.5 ना। देखो 500 में से 300 यूज भी हो गया, क्या मोलर कंसंट्रेशन चेंज हुई? नहीं हुई। क्यों? जितना वेट गया उतना वॉल्यूम चलेगा, डेंसिटी सेम रही, तो जितना वेट गया उतना वॉल्यूम चला गया, जितने नंबर ऑफ मोल गए उतने वॉल्यूम चला गया, इसलिए रेशो सेम रही, और इस वजह से हमारी मोलैरिटी सेम रही। तो लोगों ने बोल दिया मोलैरिटी सेम हो गई, इसलिए प्योर लिक्विड ऐसे सॉलिड के लिए कर सकते हैं, किसी, मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, आप किसी की भी सॉलिड के लिए बात कर सकते हैं, किसी चीज के लिए बात करते हैं। समझ में आई? क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी तो उसका मोलैरिटी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझ में आई मेरी बात? तो बेटे बेसिकली ये तो ठीक है कि चलो एक प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की डेंसिटी थ्रू आउट रिएक्शन क्या रहती है, सेम, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी सेम रहते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन सेम रहती है। पर मेरा क्वेश्चन ये है, कंसंट्रेशन सेम तो रही पर 1 तो नहीं है ना, 1 नहीं है। अगर 1 नहीं है तो 55.5 क्यों नहीं लिखी, 1 क्यों? अगर ये क्वेश्चन तो पूछोगे, बार बार पलट के एक ही जवाब आएगा, अरे कांस्टेंट है ना, अरे बोलो मान लिया यार कांस्टेंट है, पर 1 क्यों लिखूं, उसी कांस्टेंट को क्यों नहीं पुट करूं? तो जवाब नहीं, तो तुम्हें मैं जवाब समझाता हूं, इसका एक्चुअल मतलब क्या, क्यों हम प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड की एक्टिव मास को 1 लेके चलते, यूज नहीं करते, सिर्फ 1 लेके चलते। देखो देखो, उसके लिए हमें थोड़ा सा +2 का एक चैप्टर काइनेटिक्स, उसको हल्का सा ध्यान रखें। क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसको, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रेट तो उसी को बोलेंगे भाई, मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं, मेरे रेट ऑफ वॉकिंग क्या है, कोई रेट तो नहीं हुई ना, वो रेट तो चेंज की होती है ना भाई, रेट किसकी होती है कि कोई चीज किस चीज में चेंज हो रहा है उसका रेट होता है, जो चीज अपनी जगह पे खड़ा उसका क्या रेट होता है, ठीक। तो कहने का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, क्लियर। अगर किसी चीज की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ में, क्या वो रेट को अफेक्ट करेगा? वो रेट को अफेक्ट नहीं करेगा। यानी पानी पहले 500 था, बाद में 200 रह गया, बाद में 100 रह गया, पर उससे रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन का चेंज तो हो ही रहा है, कंसंट्रेशन तो वही रह रही है। तो कहना है कि जो रेट होता है ना, रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो रेट को अफेक्ट नहीं करेगा, और अगर वो रेट को अफेक्ट नहीं करेगा तो हमारे को यहां पे एक ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से रेट पे कोई फर्क ना पड़ पाए। ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिससे मल्टीप्लाई करने से दूसरी चीज की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता? कौन सा होता है? 1 होता है।
इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया 1। अगर यहाँ 55.5 डाल देते ना तो बेटे यहां की कंसंट्रेशन चेंज का रेट का फर्क इसकी वजह से भी आता, जबकि हम बोल रहे हैं इसकी वजह से कोई फर्क नहीं आता। मेरी बात समझे? तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखने की जरूरत नहीं है तो कोई ऐसी चीज लिखनी पड़ेगी जिसको मल्टीप्लाई करने से रेट में कोई फर्क ना आता हो, इसलिए हमने क्या मान लिया 1। क्या मान लिया 1। अब दोबारा इस क्वेश्चन का आंसर समझिए। स्कूल में मतलब स्कूल में पहले वाला लिखना, स्कूल में क्या लिखना है कि थ्रू आउट द रिएक्शन, लिखने को लिख नहीं सकते हैं इफ यू कैन डू। ठीक, लिखने में ऐसा है क्या बोलेंगे, इन अ रिएक्शन द डेंसिटी ऑफ प्योर सॉलिड and pure liquid remains constant. Therefore, number of moles per unit volume, therefore weight per unit volume remains constant. That means number of moles per unit volume remains constant. That means concentration of pure solid and pure liquid remains constant throughout a reaction. So, if concentration is constant, it does not affect the rate of reaction. So, in law of mass action, we have to write such a multiple. By multiplying with that, we should not have any effect. It should remain same. So that multiple should be 1. So therefore, we have chosen 1 for the active mass of pure solid and pure liquid, so that it should not affect the rate of reaction. बोलो क्लियर? मेरी बात समझे बच्चे? क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम ये बोलेंगे कि एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इज ऑलवेज टेकन एज 1। ठीक, जिस बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है, जिसका किधर 55.5 भर दे तब भी तो रेट सेम आएगी, नहीं बेटा आपका सिर्फ इसका फर्क पड़ रहा था, 2 मोलर के साथ रेट अलग आएगी, 1 मोलर के साथ रेट अलग आ जाएगी भाई, क्योंकि 2 को 55.5 से मल्टीप्लाई करेंगे रेट हो जाएगी 55.5, और अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 55.5 आ जाएगी। समझ में आई? तो क्योंकि इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट रेट में हमें दिखाई देगा, जो हम चाहते हैं कि हम चाहते हो बिल्कुल इफेक्ट ही ना दे, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन का चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हमने ऐसा मल्टीपल लिया जिससे कोई फर्क ना पड़े मल्टीप्लाई करने से। ठीक, कल को पॉइंट्स में जब वैल्यू आ जाती है तब दिक्कत होगी, जब तक तो 4 नंबर इंटीजर में चलता तो बढ़िया है, पर जब पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है ना तो गड़बड़ हो जाती है, तो किसका मल्टीप्लाई करके अलग अलग वैल्यूज आ जाती है। समझ में आई मेरी बात? तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना, प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की कंसंट्रेशन को हम क्या लेके चलते हैं 1 लेके चलते हैं। बोलो क्लियर? अब दोबारा वापस आता हूं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक, अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? कहता है रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to active mass of reactants with each concentration term raised to power of their stoichiometric population. ठीक है जी बेटे, समझ में आ गया? पक्का? अब देखो बच्चे, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं क्या लगाता हूं? कांस्टेंट। तो रेट विल बी इक्वल टू K इंटू A की पावर A, B की पावर B। Now what this K is? इस K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। और या फिर इसको बोल देते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट एंड वेलोसिटी कांस्टेंट। Now how to define a constant? मैंने तुम्हें पिछली बार सिखाया था कि कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। उसके साथ की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 1। यानी अगर मैं इसको 1 मोलर ले लूं, इसको भी 1 मोलर ले लूं, तो K will be equal to रेट। तो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर concentration of reactants is taken as unity. क्या बोला? It is rate of reaction when molar concentration of reactant is taken as unity 1। समझ में आया कि नहीं आया?
तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, यानी 1। बोलो समझ में आया कि पिछला भी चला गया, आ गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन पे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्लीज सारा ध्यान यहाँ रखिए, इधर उधर नहीं, ठीक। देखो बेटे, सबसे पहली बात, मान लो हमें एक दे दिया 2 मोल्स ऑफ ए reacting with 3 moles of B, giving us 2 moles of C and 4 moles of D। ठीक है जी, आपको कहा find how much time rate changes when number 1 concentration of A is doubled, ठीक। दूसरा, concentration of A is doubled and B is tripled, ठीक। हमें रेट बता दी। देखो बेटा, ऐसे केस में सबसे पहले हम लॉ ऑफ क्या लिखेंगे, मास एक्शन। इसका लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिखा जाएगा, यस टेल मी। रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2 और बी की पावर 3। ये क्वेश्चन मुंह दीवानी में हो सकता है ना, बिना सॉल्व किए भी तो हो सकता है। अगर आपने ए को डबल कर दिया तो 2 की पावर 2, रेट कितना हो गया, 4 टाइम्स, सीधा आंसर आ गया, है ना। अगर आपको ये देखा कि ए डबल किया तो 2 की पावर 2 4 टाइम्स ए की वजह से, बी को ट्रिपल कर दिया तो 3 की पावर 3 27, इसकी वजह से 4 टाइम्स, इसकी वजह से 27 टाइम्स, टोटल क्या हो गया 4 इंटू 27, 108 टाइम्स रेट फास्ट हो गया। मुझे बात सॉल्व हो गई, तो फिर लड्डुओं की तरह कर। रेट 1 हमारे पास क्या था, रेट 1 वॉज के इंटू ए की पावर 2 एंड बी की पावर 3। रेट 2 हमें निकालना था, वो था के। अब ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया है, डबल, तो क्या मैं 2a लिख दूं यहां पर, 2a का स्क्वायर और b का क्यूब, क्यों जी, b तो चेंज नहीं किया। इनके लिए लेते रेशो, जब रेशो ली के से के कैंसिल, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, रेट 1 बाय रेट 2 इज इक्वल टू 1 बाय 4। तो रेट 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेट 1। बोलो समझ में आया, यस। अरे सिंपल, इससे सिंपल वैसे वैसे था मुझवानी, बट चलो पूरा भी करना आना चाहिए। हाँ जी, वैसे चेंज करता तो 3 टाइम्स, कैसे 3 टाइम्स हुआ, रेट 4 टाइम्स हो गया टोटल, 3 टाइम कैसे चेंज हुआ, तो चेंज तो सिर्फ 3 टाइम्स हुआ ना, ऐसे थोड़ी होगा। अगर तेरे पास पहला रेट 1 ग्राम पर मिनट है, बाद में 4 ग्राम पर मिनट हो गया, तो क्या 3 टाइम चेंज हुआ रेट, 4 टाइम्स तो हुआ, और जैसे टोटल चेंज रेट रेट चेंज तो 4 टाइम्स हुआ ब्रदर, ठीक। यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ी देख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट देख रहा है। पहले सिर्फ 1 मोल रिएक्ट करता था, अभी 4 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो 4 गुना हुआ कि नहीं। यहां पे आ जाओ, रेट 1 इज इक्वल टू के इंटू ए का 2 और बी की पावर 3। अब रेट 2 बेटा के, अब हमने यहाँ पे ए को क्या कर दिया 2a और बी को क्या कर दिया 3b, और इन दो को क्या कर दिया रेशो, ए से कटा के, ए से कटा ए कस के कट गया, बी का क्यूब कट गया, बचा क्या R1 बाय R2, 1/4 इंटू 27, तो R2 इज इक्वल टू 108 टाइम्स ऑफ R1,
बोलो समझ में आया ऐसे क्वेश्चंस? Yes, sir. बेटा इसके ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक, दूसरी बात, ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ना, ये एक थ्योरेटिकल लॉ है, ये एक थ्योरेटिकल लॉ है। ठीक, क्यों क्यों थ्योरेटिकल? देखो बेटा, हमने तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिख दिया कि भैया इसका 2 मोल, इसका 3 मोल। क्या ये जरूरी है कि एट टाइम 2 ही मोल रिएक्ट करते? हो सकता है ए पूरा रिएक्ट ना करता हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है ना? हो सकता है कि ए रिएक्ट ही ना करता हो, कम रिएक्ट करता हो, वो तो हम एक्सपेरिमेंटली देख सकेंगे ना। ये तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जरूरी थोड़ी कि उसी मोल से रिएक्ट करता हो, कोई लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए, किसकी रिएक्टिविटी कम हो जाए, कई सारे फीचर होते हैं। इस वजह से जरूरी नहीं है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी हिसाब से रिएक्ट करे। यहाँ पे 2 मोल 3 मोल घर रिएक्ट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है भी 2 मोल 3 मोल के साथ ही बाद में रिएक्ट करें रिएक्शन में। हो सकता है रिएक्ट ना कर रहा हो, पर बी के चेंज की वजह से क्या हो रहा हो, रिएक्शन हो रहा हो। समझ में आई? कहने का मतलब ये जो हमारे पास ये वाली चीजें है ना, जो हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिए, ये तो थ्योरेटिकली लगा दिया, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख कर लगा दिया, पर क्या जरूरी है एक्सपेरिमेंटली उसी तरह से ये रेट कन्वर्ट होता हो? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे यहां पे मैंने बोल दिया कि ए को डबल कर दिया, रेट 4 टाइम्स हो गया, क्या ये जरूरी है? हो सकता है मैंने ए को डबल किया, रेट 4 टाइम्स नहीं हुआ, 3 टाइम हो गया, उससे स्टोइकियोमेट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी। वो तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वो तो सिर्फ ये बता रहा है कि इसके 2 मोल 3 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, पर उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर समय इसके डबल करने से रेट डबल हो जाएगी, है ना? वो तो सिर्फ इस लॉ के अकॉर्डिंगली है, एक्सपेरिमेंटली जरूरी नहीं, हो सकता है वो रेट कम बढ़ रही है, इसलिए उसके लिए एक और लॉ बनाते हैं, रेट लॉ। क्या बनाते हैं? रेट लॉ। वैसे वो इस साल नहीं, वो +2 में बढ़ाएंगे आपको, पर एग्जाम्पल दे देता हूं बेटा। रेट लॉ में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए इसका हमने ये लिख दिया ना, ये लॉ ऑफ मास एक्शन दे रहा है ना भाई, है ना? लॉ ऑफ मास एक्शन का रेट इज इक्वल टू k इनटू a की पावर 2 b की पावर b, इजंट इट? लेकिन बेटे अगर मैं रेट लॉ की बात करता है, रेट लॉ कहता है कि रेट विल बी डेफिनेटली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स with each concentration term raised to power of experimentally verified coefficient। यहां पे ये जो कोएफिशिएंट है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होंगे, ये कितना चेंज होने से रेट कितने गुना चेंज हो रही है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आई? हो सकता है ए को डबल करो और रेट डबल ना होके 1.5 टाइम बढ़ गई, उससे क्या स्टोइकियोमेट्री में थोड़ी फर्क पड़ गया? उसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि ये 2 मोल 3 मोल का रिएक्ट नहीं करेंगे, वो तब भी 2 मोल किसका रिएक्ट करेंगे, 3 मोल का। बस ये है कि हमें लगता था कि रेट डबल हो जानी चाहिए, पर हुई नहीं, 1.5 टाइम हुई। रेट 4 टाइम होनी चाहिए थी, वो 2 टाइम हुई, वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होगा। इसलिए एक्सपेरिमेंटली हम रेट लॉ लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटली क्या लिखते हैं, रेट लॉ। पर थ्योरेटिकली हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से ही शुरू किया। समझ में आई? रेट लॉ को हम पढ़ेंगे किसमें, क्लास में। रेट लॉ भी हमारे काम का नहीं, ठीक? लॉ ऑफ मास एक्शन से ही हमने आगे शुरू करना है, क्योंकि आगे सारी कहानी उससे शुरू हुई है। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कोएफिशिएंट्स, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि ए को कितने गुना चेंज करने से रेट कितने गुना होगा। मान लो इसके हिसाब से हो रहा है कि रेट को डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रहा है, इसके हिसाब से ए को डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रहा है, पर मैंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि रेट को डबल करने से जो हमारे पास रेट हो रहा है 4 टाइम्स ना होकर 2 टाइम ही हो रहा है, तो मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो गई है। क्या हो गई है? 1 हो गई, 2 नहीं हुई, क्योंकि इसको डबल करने से रेट फिर डबल हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है, और ये हमने थ्योरेटिकली लॉ ऑफ मास एक्शन से लिया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थ्योरेटिकल लॉ, और प्रैक्टिकली इसको हम रेट लॉ की तरह लिखते हैं, वो हम प्रश्न में देखेंगे। बट पहले बताओ, लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आया? अगर डिफाइन करने को आए लॉ ऑफ मास एक्शन कर सकते हो, क्या बोलोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स
with each concentration term raised to power of their stoichiometric coefficient. And इस पे इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, क्लियर। कब रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में फर्क होता है, कब वो सेम होते हैं, वो भी आपको प्रश्न में बताया जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ मास एक्शन बिल्कुल नहीं चलता, अगर बिल्कुल नहीं चलता तो फिर उड़ा के फेंक भी देते, कहीं तो वैलिड होता होगा और कहीं ये वैलिड नहीं होता होगा, उसके लिए रेट लॉ लगाया होगा, वो प्रश्न में क्लियर। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। पेन ड्रॉप कर दे बेटा, आराम से समझना, क्योंकि दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो चीजें बताऊंगा, ये दोनों चीजों पे सारा इक्विलिब्रियम डिपेंड है, आगे सब कुछ डिपेंड है। अगर ये नहीं आएगा, आई एम सॉरी, कुछ नहीं। ठीक, देखो इधर ध्यान देना, सब बच्चे इधर ध्यान देना सीखते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। वेरी 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 वेरी, ठीक। इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, एक रिएक्शन लिया, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग मी C मोल्स ऑफ C and D moles of D, and say this reaction is at equilibrium. मैंने इसमें डबल हेडेड एरो लगाया ना दोनों साइड, ये इक्विलिब्रियम का निशान होता है। अगर एक आधा एरो आगे आधा एरो पीछे, ये इक्विलिब्रियम का निशान है। अगर एक ही एरो लगा होता है तो वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है, समझ में आई बात। तो अगर ये आधे आधे दो एरो लगेंगे आगे पीछे, मतलब इक्विलिब्रियम। नाउ सी, अगर मैं इसके लिए सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखना चाहता, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखना चाहता, तो क्या होता है, क्या वो ऐसे लिखता, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्टेंट क्या, ए इंटू बी की पावर ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन यही होता कि नहीं होता, the rate of forward direction will be equal to k forward, a की कंसंट्रेशन, a की कंसंट्रेशन की पावर a, b की कंसंट्रेशन की पावर b, यही होता। ऑन द अदर हैंड ऐसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन देखता, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए बोलता kb। अब बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, c एंड d, तो क्या उसको ऐसे लिखता भी c की पावर c और d की पावर d, वो ऐसे लिखता कि नहीं। नाउ यू वेरी वेल नो कि हमारे पास एट इक्विलिब्रियम, जब कभी इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम बोलते किस बला को है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, तभी तो इक्विलिब्रियम आता है। इसका मतलब ये हो गया कि के एफ, ए की पावर ए b की पावर b should be equal to kb into c की पावर c and d की पावर d। बोलो समझ में आया कि पिछला चला गया, आ गया। अब बेटा ऐसा करते, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड ले जाते हैं, कंसंट्रेशन एक साइड ले जाते हैं, है ना जी। तो इसको नीचे ले आया तो k फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय k बैकवर्ड इज इक्वल टू c की पावर c, d की पावर d अपॉन a की पावर a एंड b की पावर b। ठीक है बेटा, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। दोस्तों कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा ना, और इस कांस्टेंट को हमने बोल दिया kc, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन के लिए जो Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, वो किसके बराबर है, वो है C की पावर C, D की पावर D डिवाइडेड बाय A की पावर
A और B की पावर B। और ये जो एक्सप्रेशन हमारे सामने आया है, इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये एक्सप्रेशन। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेगा? क्या हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, equilibrium constant is the ratio of, equilibrium constant is the ratio of product of product किसका है? एक्टिव मासेस का। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स to that of active masses of reactants with each concentration term raised to power of their stoichiometric coefficients, क्यों जी? ये लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। यहां समझ में आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ active masses of products to that of product of active masses of reactant with each concentration term raised to power of their stoichiometric coefficient. So law of chemical equilibrium कहता है कि equilibrium constant is the ratio of product of molar concentration of product to that of product of molar concentration of reactants with each concentration term raised to power of the stoichiometric coefficient. बोलो बच्चे, सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट्स? उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? ठीक, बोलो भैया, क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? अब ऐसा बेटा, हमने ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो लिख दिया, पर ये तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। मान लो अगर मेरे पास गैसेस होती, और गैसेस, बेटा क्या गैसेस के कंसंट्रेशन यूज कर सकते हो? गैस तो एक्वायर एंटायर वॉल्यूम व्हिच इज प्रेजेंटेड, है ना भाई? तो गैसेस के लिए कंसंट्रेशन टर्म को यूज करना अक्लमंदी नहीं है। कर तो सकते हैं पर अक्लमंदी नहीं। क्यों? आप वॉल्यूम बढ़ा दो, गैस सारी वॉल्यूम में आ गई, है ना भाई? तो इट इज नॉट अ वाइज थिंग कि हम गैस के केस में इसको यूज करें। तो गैस के लिए हम क्या करते हैं, इसी लॉ को हम गैस की कौन सी चीज है जो सबसे आसानी से मेजर करते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर। क्या है? पार्शियल प्रेशर। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल प्रेशर? हमारे आसपास ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और गैसेस भी है। जितना प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है, क्या ये सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से या सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से? ये टोटल एयर का प्रेशर है। उस एयर में से कुछ पार्ट ऑक्सीजन लगा रही होगी, कुछ पार्ट नाइट्रोजन लगा रही होगी। तो जो पार्ट ऑक्सीजन लगा रही होगी प्रेशर का, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और जो पार्ट नाइट्रोजन लगा रही होगी वो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हो गया। ऐसे जो पार्ट टोटल प्रेशर का हमारे ऊपर कौन लगा रही होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वो पार्शियल प्रेशर किसका हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पार्शियल प्रेशर इज द पार्ट ऑफ प्रेशर which a gas causes out of total pressure। टोटल प्रेशर में से जो एक गैस का अपना प्रेशर है, ठीक, उसको हम क्या बोलते थे? पार्शियल प्रेशर। तो बेटा गैसेस के केस में कंसंट्रेशन के मुकाबले पार्शियल प्रेशर को यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक।
तो गैसेस के लिए बेटा हम इसको कैसे लिख देते हैं, इसी इक्वेशन को गैसेस के लिए हम कैसे लिख देते हैं बेटा, इस इक्वेशन को गैसेस के लिए लिख देते हैं के सी के पी। अब हम पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे, फॉर गैसेस वी राइट के पी, ठीक, अदरवाइज वी राइट के सी, पर फॉर गैसेस वी राइट के पी। Kp can be written as partial pressure of C raised to power C, partial pressure of D raised to power D, divided by partial pressure of A raised to power A, partial pressure of B raised to power B. हम कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर लिख देते हैं। सर ये अन्याय क्यों पार्शियल प्रेशर लिखेंगे? बेटा देखो, एक तो तुम्हारा एक चैप्टर काट दिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिससे सब कुछ निकलता है। पर चलो एक चीज तो पता है ना, पी वी इक्वल टू एनआरटी, ये तो पता ही होगा। अब बेटा इसका मतलब P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। इफ आर एंड टी इज केप्ट कांस्टेंट तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी, और एन बाई वी क्या होता है? कंसंट्रेशन। एन बाई वी क्या होता है? तो कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो जहां कंसंट्रेशन भरनी थी वहां प्रेशर भर देते हैं, जहां जहां कंसंट्रेशन भरनी थी वहां वहां क्या भर देंगे? प्रेशर। तो बेटर है इसको प्रेशर में रिपोर्ट कर देना। हाँ जी बेटा, कौन सा कांस्टेंट है? इसके लिए तो कांस्टेंट मैंने लिखा नहीं, ये भी तो कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास थी। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहना ना ब्रदर, क्या वो चेंज होगा? तो कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से रेट चेंज होगा, तो प्रेशर चेंज होने से भी वही रेट चेंज होगा। समझ रहे मेरी बात? तो हमने सिर्फ ये बोला क्योंकि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो जहां कंसंट्रेशन का चेंज भरना है वहां हम प्रेशर का चेंज भर देंगे, बात सेम हो जाएगी। ठीक, इसलिए गैसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? केसी। और वैसे हम क्या यूज कर सकते हैं? केसी। मैं कहीं पे ये नहीं कह रहा हूं कि गैसेस के लिए केसी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। गैसेस के लिए भी केसी कर सकते हैं, बट बेटर है उसको केपी में रिपोर्ट करना। बोलो क्लियर? एनी डाउट्स? सर ये पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते, थोड़ी सी इसको भी समझा दो। देखो बेटे, ये भी एक डाल्टन लॉ हुआ करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। बेटा मोल फ्रैक्शन जानते हो? नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स। अगर मान लो आपको यहां पे पार्शियल प्रेशर सी का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बाय टोटल गिवन मोल इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। वो पार्शियल प्रेशर किसका आ जाएगा? सी का आ जाएगा। अगर बी का पार्शियल प्रेशर निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसका आ जाएगा? बी। बोलो क्लियर? तो पार्शियल प्रेशर इससे निकाल दिया करते भाई। ठीक, तो बेटा ऐसे हम केसी और केपी ये दोनों निकाल सकते हैं। यानी केसी हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। केसी क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और केपी क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। बेटा यहां तक क्लियर हो गया? यस। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अभी ना साइंटिस्ट क्या कोशिश करते हैं कि चीजों को जितना आसान किया जाए उतना आसान कर दे। तो उन्होंने एक बीमारी और दे दी, केएसआई। मैंने बोला था ना, एफ की टांग खींची, उसने बोला आई, मैंने उसका नाम रख दिया चाई। मोल फ्रैक्शन है ना, तो मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोलैरिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन आल्सो। तो मैं ऐसे लिख सकता था, केएसआई लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? केएसआई का एक्सप्रेशन लिखूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी रेज टू पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी रेज टू पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रेज टू पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रेज टू पावर डी। तो इसको हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इसको बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। और हद तो हमने तब कर दी,
जब बेटा साइंटिस्ट ने केसीपी निकाल के दे दिया हमारे को, अब केसीपी में उन्होंने पता क्या होगा, भैया जिसकी कंसंट्रेशन आती है उसकी कंसंट्रेशन भर दो, जिसका पार्शियल प्रेशर आता है उसका पार्शियल प्रेशर भर दो, सबसे आसानी से निकाल। क्योंकि एक रिएक्शन के अंदर हो सकता है, देखो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के मोल तो कितने लेने, 1, उसको साइड रखो। हम सिर्फ कंसंट्रेशन किसकी लेंगे, एक्वस की या गैसेस, और बोला एक्वस की हम कंसंट्रेशन लेते हैं, गैस के लिए हम क्या लेते हैं, प्रेशर। तो साइंटिस्ट बोलते क्या यार प्रेशर को बार बार कंसंट्रेशन में चेंज करोगे, कंसंट्रेशन को प्रेशर में चेंज करोगे, इससे अच्छा जिसका कंसंट्रेशन आता है उसका कंसंट्रेशन पुट हो, जिसका प्रेशर आता है उसका प्रेशर पुट हो, और सीधे केसीपी लिख दिया करो। वैल्यू तो वो भी कांस्टेंट रहनी है, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम एनी कंसंट्रेशन रिलेटेड एक्सप्रेशन इज, है ना बात। तो वैल्यू तो ये भी कांस्टेंट रहनी थी, लेकिन ये तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, अभी तुम्हारे काम करने हैं, ठीक है। तुम्हारी तो बुक्स में ये भी नहीं लिखा हुआ है ना, तुम्हारी बुक में ये 2 लिखा है। हाँ तुम मेरे पर पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या क्या चल रहा है। तो हमें पता भी केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। केपी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। केसाई क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल प्रेशर। और केसीपी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। जिस रिएक्शन में एक्वस मोल भी हो गैसियस मोल भी हो, तो उसमें एक्वस मोल के लिए कंसंट्रेशन ले लेंगे, गैसियस मोल के लिए प्रेशर ले लेंगे। ठीक, बल्ले बल्ले, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, इससे पहले हम इसको थोड़ा समझें, समझने के लिए दुनिया बैठी है, दुनिया पढ़ी है ना, समझ सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का +1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तुम्हारे पेपर में छप चुका है, जिनके भी पेपर आने वाले हैं, और अगर इक्विलिब्रियम है तो बेटा ये आना ही, क्या रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड के, बोलेंगे डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी, या कब केसी ज्यादा होगा कब केपी ज्यादा होगा, कब ये बराबर होंगे, ठीक, क्या ये दोनों बराबर होते हैं हमेशा, ये सब चीजें, ठीक। तो चलिए पहले हम उसी को कर रहे हैं, ठीक। कैसे लिखेंगे आराम से अपन बताएंगे, टेंशन नहीं लेंगे, है ना। देखो प्यारे बच्चों, एक रिएक्शन हम फिर से वही ले लेते हैं, बोला A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B। ओहो, पहले ऊपर ये लिखते कर क्या रहे, ठीक। हम लोग कर रहे हैं यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। बेटा ये मैंने डिराइव करनी है, फिर एक XW दे दूंगा, वो ध्यान रखना। देखो भाई, सबसे पहले मैंने इसमें रिएक्शन ले लिया, मैंने कहा ये हमारा जो रिएक्शन है ना वो है A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग अस C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, ठीक है जी। अब इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां केसी लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, C मोल्स ऑफ C B मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय A की पावर A और B की पावर B, ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, कोई दिक्कत किसी के पेट में था? और अगर मैं इसके लिए KP लिखने जाता हूं तो वो कैसे लिखूंगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। बोलो ऐसे ही लिखूंगा मैं कि नहीं? अब बेटे देखो, एक बात हमें पता है कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ A लिखना चाहता हूं, ठीक, क्या उसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? बोलो सभी को समझ में आता है। और दूसरी तरफ हमें यह भी पता था, वी नो
PV is equal to we know that PV is equal to nRT. एक भाई को चिंता होगी कि कांस्टेंट कहां गया, ठीक आएगा। तो हमारे पास P डिवाइडेड बाय RT विल बी इक्वल टू N बाय V। क्यों जी? RT को इधर फेंका, V को इधर फेंका, यही होगा। अरे समझ में आया? अरे समझ में आया? तो इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय V की जगह क्या मैं इधर ऐसा लिख सकता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय RT। बोलो कैसा लिख सकता हूं मैं? इसी तरह से अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ B की बात करता हूं, ठीक, तो B की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? क्या उसको मैं PB अपॉन RT लिख सकता हूं जी? ओके। अगर मैं C की बात करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C बाय V, क्या इसको मैं PC अपॉन RT लिख सकता हूं जी? और ऐसे ही अगर कंसंट्रेशन ऑफ D लिखूं तो ND बाय V इज PD अपॉन RT। क्या हम ये सब कुछ लिख सकते हैं? से दिस इक्वेशन इज 1, है ना जी? पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, पुटिंग इन 1, हमने इसको 1 में पुटा, तो जो KC आया वो किसके बराबर आया बेटा? C जो है किसके बराबर है? PC अपॉन RT की पावर C, PD अपॉन RT की पावर D अपॉन PA बाय RT की पावर A और PB अपॉन RT की पावर B। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, इसमें तो कुछ कॉमन भी निकलता है नहीं। 1 बाय RT क्या निकलेगा? 1 बाय RT। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? KC, ध्यान से सुनना भाई, ऐसे लिख सकते हैं PC की पावर C PD की पावर D डिवाइड बाय PA की पावर A और PB की पावर B इंटू 1 बाय RT की पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। ऐसे लिखते होते ना अपन लोग। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है? ऐड। डिवीजन में पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट। ऐसे लिखेंगे अपन, कोई मुश्किल? यार ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है। ये क्या है? क्या ये KP है? तो हमारे पास आ गया KC इज इक्वल टू KP इंटू 1 अपॉन RT। बेटे ये C और D क्या है? क्या ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है कि नहीं? C और D ये वाले, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है कि नहीं? क्या मैं इसको NP लिख सकता हूं? NP और A प्लस B क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। क्या मैं उसको माइनस NR लिख सकता हूं? NR। क्या इसका मतलब ये हो गया कि KC इज इक्वल टू KP इंटू 1 बाय RT रेज टू पावर डेल्टा NG, जहां पे डेल्टा NG ना केवल गैस बल्कि एक्वस मोल भी होंगे। यहां हम गैस और एक्वस दोनों लेते हैं, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड नहीं लेते। सिर्फ कौन से लेते हैं? एक्वस और गैस। तो केसी तो एक्वस के लिए निकले, है ना? इसको जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन है उसमें डेल्टा एनजी सिर्फ क्या लेते थे? गैस। यहां गैस भी लेते हैं और यहाँ पे एक्वस भी लेंगे, इस बात का ध्यान दें। ठीक, ये आ गया। यार नीचे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो भेजते भाई। तो हमारे पास क्या इसको ऐसे लिख सकते थे? KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा एनजी। माइनस क्यों आएगा? इधर हो गया मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने
एक तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज़ टू पावर डेल्टा Ng। आ गया बेटा एक्सप्रेशन, ये तेरा कांस्टेंट आया ना, RT की पावर डेल्टा Ng। यहां तक क्लियर? डेल्टा Ng is number of moles of product minus number of moles of reactant in gaseous or aqueous phase in a balanced chemical equation. Now प्लीज आगे चले थोड़ा सा। हाँ देखो ध्यान से, बहुत आराम से समझना, कोई मुश्किल वाला काम है नहीं आज हमारे पास, बहुत सौखा सौखा काम है। ठीक, देखो बेटे, मान लो पहला रिएक्शन, इफ, देखो एक्सप्रेशन हमारे को पहले दोबारा लिख लेना चाहिए जब नए पेज पे आ रहे हैं, ऐसा ना हो भैया हमको आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड हो जाता होता है। Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज़ टू पावर डेल्टा Ng या डेल्टा N सिंपली है ना, इसमें हम एक्वस और गैसेस मोल लेंगे। मान लो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे पास इफ number of moles of product is greater than number of moles of reactant, प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज्यादा है, ठीक, तो डेल्टा Ng जो कि हमारे पास Np माइनस Nr होगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि ये ज्यादा है। पॉजिटिव का मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हो गया कि Kc को किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है Kp, इसका मतलब Kp बड़ा होगा कि नहीं। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, दिस इंप्लाइज दैट Kp is greater than Kc, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो रिएक्शन है हमारे पास PCl5 gaseous giving us PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous। यहां पे बेटा जी Nr कितना है 1 और यहां पे Np कितना है 2, Np ज्यादा है तो Kp ज्यादा है, समझ में आई। सिमिलरली if you say calcium carbonate solid giving us calcium oxide solid plus carbon dioxide gaseous, याद रखिए हमें सिर्फ एक्वस और गैसियस मोल लेने हैं, इसलिए यहां पे Nr कितना है 0, ना कोई गैसियस मोल है ना कोई एक्वस मोल है। यहां पे Np कितना है भाई 1, क्योंकि सॉलिड नहीं लेना है। अब Np फिर ज्यादा है तो Kp फिर ज्यादा है, समझ में आई बात। मान लो आपको कुछ ऐसा दे दिया होता H2 गैसियस, ठीक है जी, प्लस I2 या Cl2 गैसियस, नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको दूसरा बता देते हैं एक्सप्रेशन। मान लो कुछ ऐसा दे दिया NH3 gaseous giving us N2 gaseous plus 3 H2 gaseous। बेटा बोलो Nr कितना 2 और Np कितना 4, तो बड़ा हो गया कि नहीं, तो बेटा Np ज्यादा तो Kp ज्यादा। अब ऐसे ही मान लो इफ Np is less than Nr, मान लो Np is less than Nr, ठीक है जी। अगर Np Nr से लेस है यानी डेल्टा Ng विच इज Np माइनस Nr, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो ये माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये माइनस हो गया तो पावर माइनस में आ गई, माइनस पावर का मतलब क्या हो गया डिवाइड, तो Kc को किस चीज से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तब जाके क्या आएगा Kp।
इसका मतलब केसी बड़ा होगा ना, तो ऐसे केस में केपी इज लेस देन केसी। बोलो समझ में आई? पीछे लिखिए आगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया N2 gaseous plus 3H2 gaseous giving us 2NH3 gaseous। बोलो इसमें NR कितना? 4 और NP कितना? 2। तो NP कम है। याद रखें यहां गैस ही नहीं एक्वस के मोल भी लिए जाते हैं। ठीक, गैस ही नहीं एक्वस के मोल भी लिए जाते हैं। बोलो समझ में आता है? इसी तरह से अगर मान लो मेरे पास दे दिया इफ NP इज इक्वल टू NR, अगर NP NR के बराबर हो गया तो डेल्टा NG 0, एनीथिंग raised to power 0 is 1. So this implies that Kp will be equal to Kc, दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, बोलो जी H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस गिविंग अस 2HI गैसियस। ठीक है जी, आप देख रहे हो NR कितना है भैया और NP कितना है भैया, तो डेल्टा NG कितना है? 0। तो क्या इसको ऐसे समझते हैं कि NP ज्यादा तो KP ज्यादा, NP कम तो KP कम, है ना? NP ज्यादा तो KP ज्यादा, NP कम तो KP कम। लेकिन N में लेना क्या? गैसेस भी एक्वस। हमें दे दिया Fe3 पॉजिटिव सॉलिड प्लस SCN1 नेगेटिव, एक 3SCN1 नेगेटिव एक्वस। ठीक है जी, और गिविंग अस FeCNS का होल थ्राइस से सॉलिड। अब इस केस में बताओ केपी ज्यादा, एनपी ज्यादा, केपी ज्यादा, केसी ज्यादा, ये दोनों बराबर। यहां पे एनआर की वैल्यू कितनी आई? 1, क्योंकि सॉलिड लेना नहीं, सिर्फ क्या लेना है? एक्वस। हाँ 3, बिल्कुल 3 मोल्स है ना क्या आगे। और यहां पे एनपी की वैल्यू कितनी आई? 0। एनआर ज्यादा भाई, एनआर ज्यादा है तो केसी इज मोर देन केपी। बोलो समझ में आई कि पिछली चलेगी? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हाँ, इक्विलिब्रियम का साइन लगा देते हैं, वो टेंशन नहीं लिया करते। बोलो क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये डेरिवेशन बच्चों समझ में आई आपको कि केपी को केसी के साथ कैसे रिलेट करते हैं, कब केपी ज्यादा होता है, कब केपी कम होता है, कर सकोगे? yes. तो चलो फिर एक HW लिख लो, HW। HW क्या होता है भाई? जो हम भूल जाते हैं, क्या होता है जो हम करते नहीं है ना, जो हमारे लिए बेकार होता है। कदे देखो भाई, आपको केपी वर्सेस के साई का एक्सप्रेशन निकालना। क्वेश्चन क्या? केपी वर्सेस के साई का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक, एक हिंट आपको जरूर देंगे अपन, ठीक, कि हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू पी टोटल। ठीक, इसको अप्लाई करना है, केपी के साई का एक्सप्रेशन आपने निकाल दिया। ठीक है जी, बात समझ में आती है? पर अभी थोड़ा सा और पढ़ाना है, एक दो चीजें बस, उसका छोड़ दूंगा, चिंता नहीं करें। मेरे को पता है कि तुम्हारी शक्लों पर लिखा है सैचुरेशन सैचुरेशन करिए।
यूनिट्स ऑफ केपी केसी केसाई, क्योंकि अगली बार तुम्हारा को इसी पर ही काम दूंगा ना बेटा, एक मतलब इसी से टेस्ट में यही सब आएगा। ठीक, अभी तो सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल तो भी नहीं चढ़ाया, अभी तक सिर्फ क्या करवाई है, थ्योरी। ठीक, तो थ्योरी पार्ट से ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मुझे प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो चलिए पहले यूनिट्स ऑफ केपी केसी और केसाई देखते हैं। अगर मान लो हम एक रिएक्शन लिख देते हैं फॉर अ टाइम, है ना, समझने के लिए, समझने में क्या जाता है, 2 moles of A plus 3 moles of B giving us 2 moles of C। सारा गैसियस फेस रिएक्शन, सारा क्या है, गैसियस फेस है, उसी से हम कर लेते हैं इन गैसियस फेस। मैं तो सिर्फ तुम्हें यूनिट बता रहा हूं, है ना, बाकी तो तुम ही निकालते रहोगे, मेरे को आज तक है नहीं। ठीक, अब पहली बात, अगर मैं इसका केसी लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, भूल गया मैं, कैसे लिखूंगा केसी का, सी की पावर और ए की पावर, बी की पावर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा होता है, कंसंट्रेशन, दैट इज मोल पर लीटर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता था इसके यूनिट्स के लिए, है भाई, कैसा सर, मोल, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, मोल पर लीटर की पावर 2, है ना जी, मोल पर लीटर ही हुआ ना ये, नीचे भी मोल पर लीटर की पावर 2, और यहां पे मोल पर लीटर की पावर 3। कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में लिखा, हाँ जी, हट गया, यहां से कट गया, तो क्या घट गया भाई, ये ऊपर जाएगा, मोल की पावर -3, लीटर की पावर 3। हम जनरली प्लस वाला पहले लिख देते, माइनस वाला बाद में, तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन लोग, लीटर का क्यूब, हाँ जी, क्या हर एक एक्सप्रेशन का यही रहेगा एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन यूनिट क्या करेंगे, चेंज करेंगे, लंबा हो जाएगा यार हर बार, है ना, तो शॉर्टकट मारते हैं यार। एक सिंपल सी बात समझ लेना कि केसी के यूनिट जब निकालते हैं, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी कर देना, बस मोल लीटर की पावर क्या कर देना है, डेल्टा एनजी, चुटकी के अंदर सॉल्व। जैसे यहां पे क्या था, एनजी -3, यहां पे 5 मोल, यहां पे 2, तो 2 - 5 -3, तो सीधे -3 पावर आके आ जाता था कि नहीं। तो जो हमारा शॉर्टकट है उसमें हम ऐसे कर सकते हैं भाई, AC = मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी, गॉट इट, केपी, केपी का बेटा जी, केपी अगर इसके लिए लिखते तो क्या एक्सप्रेशन लिखते हैं यार, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर 3। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, क्या यूनिट होता है, एटमॉस्फेयर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एटमॉस्फेयर का स्क्वायर, एटमॉस्फेयर का ही क्यूब। घट गया, यहां से हट गया, अब बोलो फटाफट से क्या घट गया, बोलो सर 8n की पावर -3 बट गया, है ना, क्या इसकी यूनिट भी सभी के लिए सेम रहेगी, शॉर्टकट इसलिए भी चाहिए ना, तो क्या शॉर्टकट हो सकता है भाई केपी का, एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन, ठीक है जी, और डेल्टा एन भी क्या गैसेस और एक्वस मोल, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड लिए तो पाप पड़ेगा, बात ध्यान रखना, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड नहीं लेना, सिर्फ क्या एक्वस मोल और गैसेस मोल, सुनते जाना मैं जो बोल रहा हूँ, ध्यान देना।
अब हम केएसआई के यूनिट निकालेंगे। चलो, कौन निकालेगा केएसआई के यूनिट? हाँ जी भाई साहब हंस रहे, बोल यूनिट बता। जैसे कोई यूनिट नहीं होती, बिल्कुल सही। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट, तो इसका यूनिट नहीं होता, तो शॉर्टकट बोलो इसका, शॉर्टकट बोलो क्या? तो केएसआई का कोई यूनिट, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक, यूनिट समझ में आया कैसे निकालना? अब जरूरी थोड़ी भी यहाँ एटमॉस्फेयर ही हो, प्रेशर का कोई भी यूनिट हो सकता है, बाहर भी तो सारे लोगों को एटमॉस्फेयर पसंद है, बाकी लोगों को बाहर पसंद है भाई, तो यहाँ बाहर भी आ सकता है, यहाँ टॉर भी आ सकता है ना, यहाँ mm ऑफ मर्क्यूरी भी आ सकता है, यहाँ सेंटीमीटर भी आता है, यहाँ पास्कल भी आ सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी आ सकता है। प्रेशर का कोई भी यूनिट आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बेटा क्लियर? एक लास्ट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये कोई नहीं बताएगा बेटा, नोबडी, ठीक, किसी ने भी नहीं बताया होगा इसलिए सिर्फ तुम ही लोग समझोगे इसको और कोई नहीं। मेरी बात सुनना ध्यान से, कान बड़े बड़े करके। क्या है? वाटर इफ इट इज द रिएक्टेंट, वाटर इफ इट इज द रिएक्टेंट must not be taken in any equilibrium expression. वाटर अगर रिएक्टेंट होता है तो किसी भी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं लिया जाता, बट वाटर इफ इट इज अ रिएक्टेंट should not be taken in equilibrium expression, but if it is a product, it must always appear in equilibrium expression. ये बात ना किसी बुक में लिखी ना पता चलेगी, ठीक, ये पता तब चलेगी जब पेपर में क्वेश्चन। बिल्कुल, इधर ध्यान देना, रिपीट, इधर ध्यान देंगे। मान लो आपको एक रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है जी, आपको बोल दिया CuSO4 सॉलिड प्लस वाटर, ठीक, लिक्विड, गिविंग अस CuSO4 एक्वस, ठीक है जी, क्लियर? अब इसके लिए तुम के लिख रहे हो, इसके लिए के कैसे लिखोगे? CuSO4 एक्वस, एक्वस लिखते हो, डिवाइडेड बाय, ये सॉलिड है लेना नहीं, वाटर रिएक्टेंट है लेना नहीं, तो इसका के किसके बराबर आया? सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4। लिखने में हम ऐसे लिख सकते थे कि यहां पे कॉपर सल्फेट सॉलिड और वाटर लिक्विड ऐसा आना चाहिए था, लेकिन आप लिख दोगे ये 1 है, ये भी 1 है, इसलिए ये क्या रह जाएगा? कॉपर सल्फेट एक्वस की कंसंट्रेशन, बस खत्म। समझ में आई बात कि नहीं? ऑब्वियसली सॉलिड के लिखा तो प्योर सॉलिड होएगा, समझ में आई मेरी बात? पर एक रिएक्शन लिखा, बोला जी RCOOH plus R-OH giving me RCOOR- plus पानी, ठीक, हमने इधर दिया था एक्वस, एक्वस, एक्वस लिक्विड, ठीक। अब जब मैं इसका के लिखूंगा तो आएगा RCOOR- H2O लिक्विड, ये एक्वस, ये लिक्विड, डिवाइडेड बाय RCOOH एक्वस, R-OH एक्वस। इसमें हमने वाटर को अपेयर करवाया है, पर इसमें हमने वाटर को अपेयर नहीं करवाया। अगर वाटर रिएक्टेंट होता है वो किसी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में अपेयर नहीं होता, लेकिन अगर वाटर प्रोडक्ट होता है
वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में जरूर लिखा जाए। लॉजिक बहुत सही। होता क्या है कि अगर वाटर रिएक्टेंट होता है ना बेटा, है ना, तो हमने डालना होता है रिएक्टेंट, हम डालते हैं रिएक्टेंट को मिक्सचर में, वाटर फ्री का आता है हमारे उसकी वैल्यू नहीं पता, हम लार्ज एक्सेस में डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं लार्ज एक्सेस में डाल देते हैं। अब लार्ज एक्सेस में डालने से उसकी कंसंट्रेशन का चेंज नेग्लिजिबल होता है, चेंज होता ही नहीं उसकी कंसंट्रेशन, नेग्लिजिबल, यूज ही नेग्लिजिबल होता है। समझ में आई? जैसे समझ लो, ऐसा ये भी ध्यान रखना, ये जरूरी वाटर के लिए नहीं, अगर कुछ लार्ज एक्सेस में ले लें उसको कभी भी नहीं लिखा जाए। जैसे मान लो आपकी मम्मी ने क्या किया, एक कटोरी में चावल दे दिए, पतीला भर के दाल दे दी। अब भाई आपने दाल तो थोड़ी सी दाल डाल के चावल खा लिए, वो दाल तो उतनी की उतनी रह गई ऑलमोस्ट, वो कढ़ाई भर के दाल थी भाई, उसमें जितनी सी यूज हुई तो कंसंट्रेशन दिखेगा कहीं पे कम हुई, वो ऑलमोस्ट क्या है उतनी है जितनी पहले थी। तो अगर एक चीज लार्ज एक्सेस में होती है ना बेटा, तो उसका चेंज इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लेके हम नहीं भरते। तो वाटर तो वैसे ही फ्री है, तो जब भी हम रिएक्टेंट में डालते हैं तो लार्ज एक्सेस में डाल देते हैं, जिससे उसके कंसंट्रेशन का चेंज क्या हो गया कम। अब अगर मैं इधर बात करूंगा, अगर वो प्रोडक्ट में है तो पहले तो था ही नहीं, और प्रोडक्ट में बनेगा तो जीरो से कंसंट्रेशन चेंज हुई कि नहीं, पहले इट वाज जीरो, अल्टीमेटली इट इज फाउंड, तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई, एक बात। दूसरी बात, दिस इज नाउ नॉट अ प्योर लिक्विड, भैया ये घुला मिला सॉल्यूशन होगा, लिखने में हमने इसको लिक्विड लिख दिया, क्योंकि वाटर क्या क्या एक्वस नहीं लिखते ना भाई, वाटर इटसेल्फ मींस एक्वस, है ना, तो हमने क्या लिख तो लिक्विड दिया, बट एक्चुअली ये तो घुला मिला सॉल्यूशन ही बनेगा ना एंड में, तो ये प्योर नहीं होता। हम तो प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को वन लेते हैं, तो प्योर थोड़ी। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब एक सिंपल बात समझ लेना कि भैया कंसंट्रेशन वाटर की अगर हम रिएक्टेंट लेंगे तो हम लार्ज एक्सेस में लेके चलते हैं, जिसका चेंज इज नेग्लिजिबल, ठीक, जिसमें वाटर का यूज, वेट यूज या अमाउंट इज नेग्लिजिबल यूज, उसमें चेंज इन वेट, कंसंट्रेशन तो चेंज होती नहीं वाटर की, पर वेट जो है चेंज वो भी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो हमारे लिए वो यूज हुआ नहीं हुआ एक ही बराबर है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट साइड है तो बेटा वो पहले नहीं था, बाद में बना है, तो कंसंट्रेशन का चेंज आया भैया, 0 से 55.5 तो बना ना, चेंज इन कंसंट्रेशन तो आई ना, तो उसको कैसे भूल जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये बात मेरी ध्यान से सुनना, पेपर में ये क्वेश्चन आता है बेटा, इसके ऊपर आके न्यूमेरिकल आएगा, ठीक, और तुम जिन्होंने पढ़ा होगा कि वाटर शुड नॉट बी टेकन इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, बेटा जो वाटर को नहीं लेंगे, है ना, पेपर में नंबर कट जाएंगे पूरी बात। वाटर इफ इट इज रिएक्टेंट मस्ट नॉट बी टेकन इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इफ इट इज प्रोडक्ट इट मस्ट बी टेकन इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, है ना। उसके बाद अगली बात, अगर कोई चीज ऐसी हो जाए जो ऑलरेडी हम बोल के लिख दें कि लार्ज एक्सेस में ली, तो उसको भी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में यूज नहीं करें। जो लार्ज एक्सेस में ली उसको हम यूज नहीं करेंगे, चाहे हम गैस क्यों ना, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन का चेंज क्या है, समझ में आ रही? लार्ज एक्सेस का मतलब क्या होगा कि वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। क्लियर? अधिका बोलो इसमें बेटे प्रोडक्ट में तो बनेगा बेटा, हमने तो रिएक्टर में थोड़ा ले नहीं सकते हम, हमें नहीं पता ना कितना वाटर चाहिए रिएक्शन के लिए, हम लार्ज एक्सेस में लेंगे। वैसे भी बेटा जब हम इसको रिएक्टेंट में डालेंगे तो कंसंट्रेशन तो उसकी 55.5 ही रहनी, कंसंट्रेशन चेंज तो नहीं होनी ना बेटा, अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो उसकी कंसंट्रेशन को क्या लेके चलेंगे वन, बेटा यहाँ तो जीरो था ना, पहले जीरो से बना ना बेटा, तो कंसंट्रेशन का चेंज आया ना बच्चे, इसलिए प्रोडक्ट में वाटर होगा तो जरूर लिखेंगे। बोलो क्लियर? तो आज मैंने आपको करवाया क्या, आज मैंने आपको थोड़ा सा काम करवाया, बोला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, एक एक्टिव मास किसको बोलते हैं, ठीक। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केसी क्या होता है, केपी क्या होता है, केसाई क्या होता है, केसी और केपी का रिलेशनशिप क्या होता है, कब केसी बड़ा होता है, कब केपी बड़ा होता है, कब ये बराबर होते हैं, इनके यूनिट कैसे निकाले जाते हैं, ठीक। और बाकी रही बात, अब आपने क्या करना है घर पे बेटे, एक एचडब्ल्यू दिया तुम्हारे को, एक दूसरा एचडब्ल्यू है कि जो आपके मॉड्यूल होंगे उसमें बहुत सारे रिएक्शन दिए होंगे, अपने आप उसका केपी केसी का एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश, तरह तरह के जो भी बुक्स तुम यूज करते हो उसके केपी केसी के एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करो। मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हें करवाऊंगा केपी केसी के रिलेशनशिप्स, एक मतलब एक्सप्रेशंस कि किसके कैसे लिखते हैं, किस जगह पे कैसे लिखते हैं, वो सारा करवाऊंगा मैं, ठीक। और अगली बार आपको करवाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा पहले मैं आपको थ्योरी पार्ट से सारे से निकाल दूंगा, ये जो फेज इक्विलिब्रियम है इसका थ्योरी पार्ट सारा निकाल दूंगा और फिर इसके न्यूमेरिकल पार्ट में आऊंगा, ठीक। क्योंकि पहले हम इसको लाउड एंड क्लियर कर ले है इक्विलिब्रियम क्या है, यार क्वेश्चन तो कभी हो जाते हैं, मैंने सोचा समझ में आई बात, तो थैंक्स लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा? ओके थैंक यू, नो सर, थैंक यू जी, थैंक यू।